हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है, आप चाहें तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमको स्टार्ट करना है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं और उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। बट अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उनको हम बिना ग्राफ बनाए कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड टोटल 3 तरीके के होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड और उसकी अगली एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो आइए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में एक वो पॉइंट बताना चाह रहा है। द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन केसेस व्हेन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है हम एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ग्राफिकल मेथड्स के ड्रॉबैक क्या हैं। तो ये हमको बता रहा है कि जब नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, नॉन इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर वाली वैल्यू के नहीं है, फॉर एग्जांपल √3 टू √7, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही नॉन इंटीग्रल हैं क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं वो रूट में आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट में आ रहा है तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, ये आपको फ्रैक्शन दिख ही रहा है। तो इस तरीके के जब कोई पॉइंट हमारे सॉल्यूशन होते हैं किसी भी एक इक्वेशन के, तो इनको प्लॉट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। आपने क्लास 9th में रूट वाले नंबर्स को ग्राफ पे ड्रॉ करके देखा था, तो आपको पता है कि उसको ड्रॉ करने में कितने सारे स्टेप्स होते हैं और वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर हम ग्राफ्स बना बना के ही हर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन है उनको ढूंढने में हमको बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए हम एल्जेब्रिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं 90% ऑफ द टाइम। तो आइए अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो वर्ड किससे बना हुआ है, सब्स्टिट्यूट से। अब सब्स्टिट्यूट का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी एक की जगह पे दूसरा। आपने सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा देखा होगा फुटबॉल में, जो मैच होते हैं फुटबॉल के उसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। जब कोई खिलाड़ी थक जाता है तो उसके बाद उसकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी को लेके आया जाता है। तो जो प्लेयर बाद में आता है उसको पहले वाले प्लेयर का सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो आपको यहां से याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, किसी एक की जगह पे दूसरे को लेके आना। तो इसी लॉजिक को हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से किस तरीके से हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सीधे हम एग्जांपल 7 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 7 में हमको दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं और हमको इनका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले आप देखिए कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है और x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो x है और ये जो x है ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो y है और ये जो y है ये दोनों भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब दीज बोथ आर सेम वेरिएबल्स, मतलब कि जो x की वैल्यू यहां पर आएगी वही यहां पर आएगी और यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वही यहां पर आएगी। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो y के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, क्योंकि ये जो 2y है वो प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये जो x आया है, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x दोनों सेम है, तो हम इस वाले x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप देखिए कि इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने एक की जगह पे दूसरा रख दिया है। तो हम ये वाले x की वैल्यू इधर पुट कर रहे हैं, तो 7 इंटू जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y पहले से था तो उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2। ऐसा करने के साथ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन किस में आ गई है, वन वेरिएबल में आ गई है। अगर वन वेरिएबल में आ गई है तो यहां से y की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 7 3 हो जाएगा 21,
7 इंटू माइनस 2y इज -14y, और यहाँ पे माइनस का 15y पहले से था, और ये कितना हो गया है इक्वल टू 2। अब इस 21 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 -21 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था दूसरी तरफ गया, और -14 और -15 इज -29y। यहां से -29y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो 2 में से -21 जाएंगे तो माइनस का 19, और माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। यहां से y की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि 29 मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया है 19/29। आप देखिए कि हमने y की वैल्यू निकाल ली है, और ये जो y है इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अगर हम इधर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी हमारी निकल आएगी। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, जो कि y की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 29, और 2 इंटू 19 हो जाएगा 38, और ये माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 38 लिख सकते हैं, और 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 87। 87 कैसे आया, 29 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 - 1 में, 3 इंटू 30 होता है 90, और 3 माइनस कर देंगे तो 87 आ जाएगा। अब 87 में से 38 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 2 चलेंगे तो 40 पे आएंगे, और फिर हमको 47 और चलना पड़ेगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 49/29। तो आप देख सकते हैं कि हमने x निकाल दिया है, यहाँ पे हमने y निकाल दिया है, और हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब एक बार अगर हमारा सॉल्यूशन आ गया है तो हमको इस x को और इस y को इन इक्वेशन में वापस से पुट करके वेरीफाई करना पड़ता है कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक आई है, और अगर नहीं करते हैं इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है और हमको इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करना है, हम इनको एक बार पुट करके देख सकते हैं। तो मैं इन वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेता हूं। x प्लस 2y इक्वल टू 3 है हमारे पास, तो x की वैल्यू डाल देंगे 49/29 प्लस 2y यानी कि 2 इंटू वाई यानी कि 19/29। अगर ये वैल्यू LHS वाली 3 के बराबर आ गई तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 49 प्लस 2 इंटू 19 इज 38, और क्योंकि नीचे दोनों तरफ 29 है तो एलसीएम 29 ही रहेगा। 49 और 38 कितना हो जाएगा, तो 40 और 30 होता है 70, 9 और 8 इज 17, 70 प्लस 17 इज 87, तो ये आ गया है 87/29, और इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो ये 3 के बराबर ही आएगा, क्योंकि 29 इंटू 3 होता है 87। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आ गया। सेम चीज हम यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हैं, और हमारा ये आंसर ठीक आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में हमको एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उस क्वेश्चन में हमने किस तरीके से इक्वेशन बनाई थी, और अगर आपने नहीं देखा है और आपको नहीं आता है तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनी थी उनको हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन। अब हमको एस और टी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए कि मैं सेकंड इक्वेशन में से एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एस इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 3t है वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 6 + 3t। अब क्योंकि ये वाला जो s है और ये वाला जो s है वो दोनों सेम है, तो हम इस वाले s की वैल्यू इस वाले में पुट कर सकते हैं, और ये हो गया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 6 + 3t। ये जो हमारा s है उसकी जगह हमने लिख दिया, और जो था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो 7t माइनस का वैसे का वैसा ही है, और प्लस का 42 भी वैसे का वैसा ही है। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि 6 + 3t - 7t + 42 इक्वल टू 0, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, और 3t में से अगर 70 गए तो आ गया माइनस का 4t, और 6 + 42 इज 48 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, -4t को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 48 इज इक्वल टू माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 12।
अब टी अगर 12 आ चुका है तो हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 6 + 3 × 12। 3 × 12 इज 36 और 6 इसमें हम ऐड कर देंगे तो एस कितना आ जाएगा 42। तो इस तरीके से हमने एस की वैल्यू और टी की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से एस हमने माना था आफताब की एज को और टी हमने माना था उसकी डॉटर की एज को। तो यानी कि आफताब जो है वो 42 ईयर्स ओल्ड है और उसकी जो डॉटर है वो 12 ईयर्स ओल्ड है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 8 हो चुका है। हम अगर चाहें तो इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इन्हीं के सॉल्यूशन है या नहीं है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 7 में किया था। तो आप इनको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं, ये इनके बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। तो LHS बराबर RHS आपका आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 में हमको एग्जाम्पल 2 की बात करनी है, जो कि हमने पहले के सेक्शन में देखा था, पेंसिल और इरेजर वाला सवाल। तो इसमें हम डायरेक्ट इक्वेशन उठा लेते हैं, जो कि थी 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। अब आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। तो हम देख भी लेते हैं कि ऐसा एल्जेब्रिकली कैसा देखने को होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमको एक इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी रहेगी। तो हम एक काम करते हैं 2x + 3y = जो 9 है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 2x = कितना आ जाएगा 9 - का 3y, क्योंकि ये जो प्लस का है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। और ये जो 2 है अगर हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो x = कितना आ जाएगा 9 - 3y/2। अब ये जो x की पूरी वैल्यू है उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं। तो 4 × x की वैल्यू हमने ऐसे की ऐसी पुट कर दी अपॉन 2, और जो वैसे का वैसा था वो बचा रहेगा, 6y बचा रहेगा और = में 18 भी बचा रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे, 2 × 9 = 18 और आप देख सकते हैं कि 2 × -3 यानी कि -6y + 6y = 18 प्लस 6y से -6y कट गया यानी कि 18 = 18 वापस से आ गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं बच रहा है, तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करें। अब देखिए कि हमारे पास अभी तक क्या होता था कि हम x की वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू हमको रिटर्न में मिलती थी, जिसको हम यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y गायब हो चुका है, y पूरा का पूरा कट गया है, y की वैल्यू हम कहीं से नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन को आप एल्जेब्रिकली तो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हमने पहले ही देखा था कि ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। जो मैं बात कर रहा हूं वो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी कि y की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन के आंसर हमेशा आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि y आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कट ही रहा है। तो आगे बात कर रहा है हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन, जो कि अभी अभी मैंने बताया था, क्योंकि y कट रहा है तो उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही। देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। जब तक y की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी तब तक हम x की वैल्यू भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए वो आगे बोल रहा है कि दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर सेम, जो कि मैंने अभी आपको बोला था, इसीलिए दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके का सवाल अगर आपके पास आएगा तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिखाना है कि इस तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और वो आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रेशो को इक्वेट करके भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 9 हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 में हमको एग्जाम्पल 3 में जो इक्वेशंस बनी थी उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है, जो कि रेल्स वाला एग्जाम्पल था। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को बना लेते हैं, और अब हम उन इक्वेशंस को डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि x + 2y - 4 = 0 था, और दूसरी इक्वेशन थी 2x + 4y - 12 = 0। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। अगर हम कोफिशिएंट्स को देखना जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस वजह से ये जो लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है।
और अगर पैरेलल लाइंस हैं यानी कि वो कुछ इस तरीके से होंगी, यानी कि वो कभी मीट नहीं करेंगी। और हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन उनमें होता है। अब आप ही बताइए कि अगर नो सॉल्यूशन हमारे पास है तो क्या कभी कोई वैल्यू निकल के आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि इसने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई किया है और इस तरीके से करने पे उसको -4 = 0 आ गया। अब आप ही सोचिए कि -4 = 0 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके की जब हमको फालतू की चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट हैं, तो हम बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन हमको देखने नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। x - y = 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी -y, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा 4 प्लस का y। अब इस वाले x को हम इधर पुट कर सकते हैं, तो 4 प्लस का y हमने x की जगह रख दिया है और 1 प्लस का y पहले से था। दिस इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2y आ जाएगा और ये जो 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 14 - 4 हो जाएगा। 2y = कितना आ चुका है? 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा 10/2। दिस इज इक्वल टू 5। y बराबर 5 आ गया। अब हम y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा? 4 + 5, यानी कि x = 9 आ चुका है। आप चाहें तो इनको यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। 9 - 5 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, और 9 + 5 14 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है और हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अब हम देख लेते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि इक्वेशन थोड़ी ठीक दिखने लगेगी। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, और यहाँ पे 3 2 जार 6 होता है तो 2s हो जाएगा, और 2 3 जार 6 होता है तो 3t हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6। अब इस वाले 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड का है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2s + 3t = 36। और एक इक्वेशन हमको दी है s - t = 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि s = 3 + t आ जाएगा, और इस वाले s को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 2 × s की वैल्यू डाल देंगे 3 + t, और प्लस 3t पहले का बचा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 36। अब हम इसको ओपन कर लेंगे तो 2 × 3 6, 2 × t यानी कि 2t + 3t = 36। अब आप देखिए कि ये जो 6 है वो दूसरी तरफ जाएगा, 36 - 6 बच जाएगा, 2t + 3t 5t। तो 5t बराबर कितना आ गया है? 30। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, 30/5। दिस इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आ चुकी है 6। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो s = कितना आ जाएगा? 3 + 6, s = 9। तो इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करके चेक भी कर सकते हैं। 9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बिल्कुल सही है। और 9/3 होता है 3, और 6/2 भी होता है 3। 3 + 3 = 6, तो ये वैल्यू भी सही है। तो इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार 3 का फैक्टर आ रहा है, तो हम पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x - y = 9, और ये जो 3 है वो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा तो वो 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये वापस से कितना आ गया? 3x - y = 3। और अब आपको देखने मिल रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है। इसका मतलब ये कैसी लाइन हो चुकी है? कोइंसिडेंट लाइन से, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा एग्जाम्पल में y गायब हो गया था, वैसे ही आपके साथ इधर भी गायब हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमको कुछ पॉइंट्स वाले नंबर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका पॉइंट हटा के एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, जिससे कि ये जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी इंटीग्रल वैल्यू में दिखने लग जाएंगी।
तो 0.2x को हम लिख सकते हैं 2x/10, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 3y/10, इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 13/10। सेकेंड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अब आप देखिए कि ये जो 10 है, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो पूरे का पूरा एलसीएम 10 आने वाला है, और नीचे का 10 इस वाले 10 से कट जाएगा, तो हम इसको पहले ही काट सकते हैं। तो ये इससे कट जाएंगे और ये भी इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि एक 10 से दो 10 कैसे चलेगा। आप देखिए कि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एंड में एक ही बचेगा, इसलिए हम इसको इससे काट सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये बन गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमको x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 माइनस 3y/2। ये x की वैल्यू आई है, इसको हम इधर पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 इंटू 13 इज 26, 2 इंटू माइनस 3 इज 6y माइनस का, और प्लस का 5y, दिस इज इक्वल टू 23। -6 प्लस 5 यानी कि माइनस का y बचेगा, और 26 दूसरी तरफ जाएगा तो 23 माइनस 26 विच इज माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 3। अब आपके पास अगर y इक्वल टू 3 आ गया तो आप इस y को यहाँ पे पुट कर देंगे तो x भी निकल आएगा। तो x इक्वल टू कितना आने वाला है, 13 माइनस 3y, 3 इंटू 3 इज 9/2। x इक्वल टू कितना आ गया, 13 में से 9 गए 4, 4/2 इज 2। तो हमारे पास x इक्वल टू आ चुका है 2। हम चाहे तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। x इक्वल टू 2 आप यहाँ पे डालिए तो 2 इंटू 2 4 बनेगा, 3 इंटू 3 9 बनेगा। तो आप देखिए कि 4 प्लस 9 13 होता है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 2 8 बनेगा, और 5 इंटू 3 15 बनेगा, इसको ऐड करेंगे 23 बनेगा, ये भी सही है। तो इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो आप इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेरे को आपको कोई एक चीज सिखानी है जो कि आपके बड़े काम आएगी। वो चीज क्या है कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप देखिए कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट हैगा, y का कोफिशिएंट हैगा, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि c1 नहीं है और यहाँ पे c2 नहीं है। तो अगर c1 इक्वल टू 0 और c2 इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, वो आएगा 0,0। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, और याद भी क्या रखना है, आप यहाँ से इजीली समझ भी सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। √3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8y, क्योंकि ये माइनस का है, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। अब इस √3 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8y अपॉन √3। x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो √2 इंटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम y को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर कुछ रूट वाले नंबर बचेंगे, जो भी बच रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। और y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब y को 0 होना पड़ेगा। तो y कितना हो चुका है, 0। और अगर y 0 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x भी कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, तो यहाँ पे x भी आ गया है 0। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आती हैं और उनमें कांस्टेंट टर्म्स अगर गायब है, कांस्टेंट टर्म मतलब जो x और y के अलावा जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो अगर गायब है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा 0,0, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। पार्ट 6 में आप देख सकते हैं कि हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम वापस से एलसीएम ले लेते हैं, जिससे कि इक्वेशन थोड़ी अच्छे से दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, और 2 3 6 होता है तो 9x,
और 3 2 6 होता है तो माइनस का 10y, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। दिस इज इक्वल टू -2। और जब हम 6 को दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू 2 12, तो माइनस का 12 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y अपॉन 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 13/6 और 6 से 6 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम x की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये जो x की वैल्यू है हम इधर पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 आ चुका है। अब हम एलसीएम ले लेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10 होता है 130, 130 में से 13 हटा लेंगे तो 117 माइनस 9 3 27 y अपॉन 2 है। और अपॉन 2 के साथ अब यहाँ पे 10 अपॉन 1 है, तो हम पहले से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो पूरे में 2 आएगा और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे माइनस का 20y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस का 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 24 बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन जाएगा 117 माइनस, आप देखिए कि 27 और 20 कितना हो जाएगा माइनस का 47y। 117 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 117, माइनस 24 और माइनस 117 हो जाएगा माइनस 141। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा और 47 डिवाइड में चले जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 141/47 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है 3। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गए 4 अपॉन 2 यानी कि x इक्वल टू कितना आ चुका है 2। तो इस तरीके से पार्ट 6 भी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। आप चाहें तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन सही निकला है या गलत। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको इधर पुट करना है और उससे हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 24 और वो इससे कट भी जाएगा, तो x माइनस 2y कितना आ चुका है माइनस का 12। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 12, माइनस 2y दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2 इंटू माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y पहले से था इक्वल टू 11। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू माइनस 12 इज माइनस का 24 और 2 इंटू 2 इज प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। ये जो 24 है वो दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4y प्लस 3y इज 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11, तो ये कितना आ गया 35। तो y कितना आ जाएगा 35/7 यानी कि y इक्वल टू कितना आ चुका है 5। y अगर 5 है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 5, माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 12 प्लस 10 इज माइनस का 2। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमको बोल रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो y की वैल्यू आएगी 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। यहाँ से हम बोलेंगे 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m आ चुका है, 2 से 2 कट जाएगा और ये जो माइनस m है
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो m कितना आ जाएगा, माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे, m इज इक्वल टू माइनस का 1, तो m इक्वल टू कितना आ चुका है, -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है और फिर उनके बाद उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसमें बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस है 26। तो हम लेट कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 26, क्योंकि बड़े में से ही हम छोटे को माइनस करेंगे तभी हमारा डिफरेंस आएगा 26, वरना वो -26 भी आ सकता था। इसीलिए एक नंबर को बड़ा मानना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि छोटा नंबर का 3 टाइम्स बड़े वाले नंबर के बराबर है, तो 3y शुड बी इक्वल टू x। ये हमारी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और 3y इक्वल टू x। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इस वाले x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 आ गया है। तो यहाँ से 2y बचेगा, वो आ जाएगा 26 के बराबर। 2 जो है वो 26 से कट जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 13। y इक्वल टू 13 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 3y है, तो 3 इंटू 13 यानी कि x इक्वल टू आ चुका है 39। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया है और हमारा आंसर आ गया है x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। और आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में बोल रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ पे दो एंगल की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं एक एंगल है A और दूसरा एंगल है B, और हम मान लेते हैं कि एंगल A बड़ा है, तो ये हमने क्या किया है, लेट एंगल A बी ग्रेटर देन एंगल B। बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि A प्लस बी शुड बी 180 डिग्री। ये हमको कैसे पता लगा, क्योंकि उसने बोला है कि वो सप्लीमेंट्री है। इसके अलावा एक और क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि a इज इक्वल टू बी प्लस 18, क्योंकि हमने a को बड़ा माना है, तो b प्लस 18 इज इक्वल टू a होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। इस वाले a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, b प्लस 18 a की जगह आया है और प्लस का b पहले से था, इक्वल टू 180, तो 2b हो जाएगा b प्लस बी, और ये जो 18 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 18। 180 में से अगर 18 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 162, दिस इज इक्वल टू 2b। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 162/2। ये इससे कटेगा 8 टाइम्स, फिर ये 1 टाइम, तो b इक्वल टू कितना आ गया है, 81 डिग्रीज। अब अगर b 81 है तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a कितना आ जाएगा, 81 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 99 डिग्रीज। तो इस तरीके से पार्ट सेकंड भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रही हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज़ की। तो हम बैट की प्राइस को x रुपीज़ मान लेते हैं और बॉल की प्राइस को y रुपीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी कि 7x प्लस 6y। उसने 7 बैट खरीदे, एक बैट की प्राइस x रुपीज़ है, तो 7 बैट की 7x हो गई। 6 बॉल खरीदी, एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की 6y हो गई। और इन दोनों को मिला के उसका टोटल बिल बना था 3800 रुपीज़, तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3800। सेम तरीके से उसने बाद में 3 बैट और खरीदे और बाद में 5 बॉल उसके साथ खरीदी, तो इस तरीके से उसका बिल हुआ 1750 रुपीज़। तो इसकी भी इक्वेशन हम लिख लेंगे कि 3 बैट है तो 3x प्राइस हो गई प्लस 5y हो गई, दिस इज इक्वल टू 1750। अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, हमको कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, x की वैल्यू निकाल के y में पुट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, क्योंकि प्लस का 5y था दूसरी तरफ जाके माइनस का 5y हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1750 माइनस का 5y
अपॉन ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। इस x की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट मैं ऊपर लिख देता हूँ 1750 माइनस 5y और एलसीएम आप देखिए कि यहाँ पे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस का, और यहाँ पे 6 3 जार 18 हो जाएगा तो 18y दिस इज इक्वल टू 3800। 7 इंटू 1750 हमको करना पड़ेगा, उसको हम अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस 7 इंटू 5 यानी कि 35y प्लस 18 इंटू वाई तो 18y दिस इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 माइनस 15y प्लस 18y यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस का 17y। 7 इंटू 1750 को हम कर लेंगे तो 7 0 0 7 5 35 5 की 3 कैरी 7 7 49 3 कैरी 52 2 की 5 कैरी 7 1 7 और 5 कैरी इतना आ गया। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 38 हम करेंगे तो वो आ जाएगा 90 और 24 11400। अब यहाँ से हम 11400 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, और 17y को राइट में ले जाएंगे तो 17y प्लस का हो जाएगा। 17y 12250 माइनस 11400, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 पे हम पहुंच जाएंगे 12,000 पे और 250 तो 850 इज इक्वल टू 17y आ चुका है। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा 850 बाय 17 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17 से ये कटेगा 5 टाइम्स और एक जीरो आएगा तो y की वैल्यू आ चुकी है 50 यानी कि एक बॉल जो है वो 50 रुपए की है और y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, x इक्वल टू आने वाला है 1750 माइनस 5 इंटू 50 यानी कि 250 अपॉन 3 तो x इक्वल टू आप देखिए 1750 में से 250 जाएगा तो बचेगा 1500 डिवाइड बाय 3 तो x बराबर आ चुका है 500 रुपीज। इसका मतलब बैट की प्राइस है 500 रुपये और बॉल की प्राइस है 50 रुपये। इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में बोल रहा है कि एक सिटी है, वहां पर टैक्सी का चार्ज इस तरीके से है कि एक तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा आपको कि आप टैक्सी में बैठो तो इतना रुपए तो आपको लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा आप जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपको उतना पैसा और देना पड़ेगा। आगे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की अगर आप राइड करते हो तो आपको 105 रुपए का बिल आता है, 15 किलोमीटर की राइड करते हो तो 155 रुपीज का बिल आता है। तो हमको सबसे पहले तो फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का कितना रुपया लिया जा रहा है। इसके बाद हमको फाइंड करना है कि 25 किलोमीटर अगर हम चलते हैं इसी टैक्सी से तो हमको कितने रुपए का बिल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा कि एक्स हम मान लेते हैं हमारे फिक्स्ड चार्ज को। अब नेक्स्ट चीज आप देखिए कि हम मान लेते हैं वाई रुपीस लगते हैं पर किलोमीटर के, तो पर किलोमीटर के वाई रुपीस हमने मान लिए। अब फर्स्ट कंडीशन में हम कितना चले हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में हम चले हैं 10 किलोमीटर और सेकंड कंडीशन में हम चले हैं 15 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर चलने पे बिल आया है 105 रुपए का। अब आप बताइए कि ये जो बिल है वो किस तरीके से आएगा, तो आप बोलोगे कि एक्स रुपीस तो फिक्स्ड चार्ज है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, और पर किलोमीटर के अगर वाई रुपए लगते हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे 10y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y लगता है तो 10 के 10y, और ये जो पूरे रुपए हैं वो 105 के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है जो कि है x प्लस 10y इक्वल टू 105। सेम लॉजिक से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि x प्लस इस बार 15 चला है तो पर किलोमीटर के हिसाब से 15 y रुपए लगने चाहिए और दिस इज इक्वल टू 155 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 105 माइनस 10y और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y, ये वाले x की वैल्यू प्लस का 15y दिस इज इक्वल टू 155 माइनस का 10y प्लस का 15y तो प्लस का 5y बचेगा। 105 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 155 माइनस 105। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5y कितना आ चुका है 50, क्योंकि ये 50 बच रहा है
तो y कितना आ जाएगा 50/5 विच इज y इक्वल टू 10। यानी कि पर किलोमीटर हमसे 10 रुपीज लिए जा रहे हैं और फिक्स्ड चार्ज कितना है तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 105 माइनस 100। तो x कितना आ चुका है फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपीज। तो इसी तरीके से अगर हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि x तो फिक्स चार्ज है और 25 y क्योंकि पर किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y देना पड़ेगा। अब हमारे पास x की वैल्यू है, बिल्कुल है, तो हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू है वो भी है, तो 25 इंटू 10, तो टोटल बिल कितना आने वाला है 250 प्लस 5 दैट इज 255 रुपीज। तो इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। 5th पार्ट में बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है अगर आप उसमें 2 ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और अगर उसमें हम 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि एक होता है न्यूमरेटर जो कि ऊपर की तरफ होता है और एक होता है डिनोमिनेटर जो कि नीचे की तरफ होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसको हमने n मान लिया है और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने d मान लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप इस फ्रैक्शन में दोनों तरफ यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हो तो 9/11 आता है। तो हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं 2 n+2 और d+2, तो ये कितना आ जाएगा 9/11, ऐसा हमको क्वेश्चन बोल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो n+3 अपॉन d+3, तो ये कितना आने वाला है 5/6। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n+2 इंटू 11 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू d+2। इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आने वाला है, और 5 इंटू d+3, ये कितना आ जाएगा 11n+22 इज इक्वल टू 9d+18, और ये कितना आ रहा है 6n+18 इज इक्वल टू 5d+15। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11n और 18 जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 18 विच इज 4, दिस इज इक्वल टू 9d। और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 6n 15 जो है दूसरी तरफ आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 5d। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से n और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से d कितना आने वाला है 6n+3 और ये जो 5 है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये d की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 11n+4 इज इक्वल टू 9 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे 6n+3 अपॉन 5। अब ये जो 5 है उसको हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 11n+4 इज इक्वल टू 9 इंटू 6n+3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 11 इज 55n प्लस 5 इंटू 4 इज 20, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज 54n और 9 इंटू 3 इज 27। 54 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 55 में से वो माइनस हो जाएगा, 55 माइनस 54 यानी कि सिंपल n बचेगा, क्योंकि 55 माइनस 54 होता है 1। और 20 को हम इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 27 माइनस 20 बन जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 7। तो n हमारे पास आ चुका है 7, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू है 7। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो d निकल आएगा, तो 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, तो d इक्वल टू कितना आ गया 42 प्लस 3/5, 42 प्लस 3 इज 45 एंड 45/5 यानी कि 9, तो d इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हम 9 पुट कर देंगे क्योंकि d की वैल्यू है 9, तो फ्रैक्शन हमारे पास बन चुका है 7/9। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं तो 9/11 बन रहा है क्या, तो आप देखिए कि 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 ऐड करने से क्या बनेगा 7 + 3 = 10, 9 + 3 = 12।
इससे हम इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6 जो कि बन रहा है। तो इस तरीके से पार्ट 5 भी हो चुका है, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस, यानी कि आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जेकब की एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जेकब की जो एज थी वो उसके सन से 7 गुना थी। 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना। तो हमको प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड करनी है। तो एज वाले सवाल जब भी आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको टेबल बना लेनी चाहिए। टेबल कैसे बनानी है, तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लोग हैं, तो हम लिख देंगे एक तो जेकब और एक उसका सन। और किसी भी एज वाले क्वेश्चन में हमको 3 तरीके के केस होंगे। एक तो होगा कि हमारे पास प्रेजेंट एज क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि पास्ट एज जो कि क्वेश्चन में बात करी गई है, और एक बोलेंगे कि फ्यूचर एज जो कि क्वेश्चन में बात करी गई है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पास्ट कितना गया है, वो 5 साल पहले गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 साल पहले गया है। और फ्यूचर में भी वो 5 साल गया है, तो यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे। अब प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं कि इसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स और इसकी प्रेजेंट एज है y ईयर्स। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई इंसान प्रेजेंटली मान लीजिए 20 साल का है, तो आज से 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, तो आप बोलोगे कि 20 में से 5 घटा दो तो 15 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आज से 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 20 में से 5 जोड़ दो तो 25 का हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। अब 20 की जगह पे अगर हम x बोल देंगे तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 क्योंकि 5 जोड़ना ही तो है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 क्योंकि 5 घटाना ही तो है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम बोल देंगे कि इसकी जो पास्ट एज है जेकब की, अगर वो इस समय x का है तो पास्ट में वो x माइनस 5 का रहा होगा और उसका सन y माइनस 5 का रहा होगा। इसी तरीके से फ्यूचर में ये x प्लस 5 का रहेगा और ये y प्लस 5 का रहेगा। अब इस टेबल को बनाने के बाद आप देखिए कि हमको क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 years hence, यानी कि आज से 5 साल बाद जैकब जो है वो अपने सन से 3 टाइम्स बड़ा है। तो 5 साल आगे की अगर बात कर रहा है तो x प्लस 5 किसकी एज होगी, जैकब की, और y प्लस 5 किसकी होगी, उसके सन की। अब जो सन है वो छोटा है, यानी कि सन की एज में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो जैकब की एज के बराबर आएगा। छोटे नंबर में ही मल्टीप्लाई करने के बाद आप बड़े नंबर पे पहुंच सकते हो। इसीलिए हमने सन की फ्यूचर एज में 3 का मल्टीप्लाई किया है। और ये करने के साथ हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। और ये जो 5 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3y प्लस का 10। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। सेम लॉजिक से हम पास्ट वाली इक्वेशन भी बना लेंगे। पास्ट में उसने बताया है कि जो जैकब है वो 7 टाइम्स बड़ा है, तो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 35। माइनस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7y माइनस का 30, क्योंकि माइनस 5 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। माइनस 35 में से प्लस 5 अगर जाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए कि ये जो x है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 3y प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 7y माइनस का 30। माइनस का 30 दूसरी तरफ चले जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 इधर हो जाएगा, और ये जो 3y है वो दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7y, और ये माइनस का 3y। तो 40 इज इक्वल टू 4y आ चुका है, और यहाँ से y की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, 10। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि x इक्वल टू 40 ईयर्स आ चुका है। इसका मतलब जैकब इस समय 40 ईयर्स का है और उसका जो सन है वो इस समय 10 ईयर्स का है। तो इस तरीके से पार्ट 6 भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर 5 साल पहले जाएंगे तो जैकब हो जाएगा 35 ईयर्स का और उसका सन हो जाएगा 5 का। तो ये देख सकते हैं आप, ये 7 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर 5 साल बाद की बात करें तो वो अगर 40 का है तो ये हो जाएगा 45 का और ये हो जाएगा 15 का। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 टाइम्स बिल्कुल है।
तो इस तरीके से पार्ट 6 हो चुका है और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।